इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भाग 4, जिसमें हम संचार सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने ऊपर अभी पढ़ा वायु मार्ग, जल मार्ग और भूमि मार्ग, तीन के बारे में पढ़ गए ना। तो हमें ऊपर वाले से लेते हैं। तो भूमि मार्ग में क्या क्या आता है? सड़क, पाइपलाइन, रेलवे। पानी वाले में क्या आते हैं? पानी पर बना हुआ पुल और नाव, ठीक है। और वायु मार्ग में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, चाहे वो क्या बोलते हैं, एयर फाइटर, उसको। अब आते हैं संचार सेवाएं। जब से मानव धरती पर अवतरित हुआ है, जन्म लिया है, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, अलग अलग तरीके से अपना बात दूसरे तक पहुंचाया है। लेकिन आधुनिक समय में, आज के समय में बदलाव की गति तेज है और संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले, संदेश जिसको मिलता है चाहे संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हैं। उनको समय नहीं लगता है। जो व्हाट्सएप पर मैसेज करो उसके व्हाट्सएप पर चला जाएगा। आज तुम मैसेज करो वहां पर तुरंत मैसेज चला जाएगा। कितना तेजी से जा रहा है। इसी तरह गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है, 1 सेकंड में हो जाता है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दुरुस्त रेडियो, समाचार पत्र समूह, फिर से सुनो। और जनसंचार में देखा जाए तो दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा इत्यादि देश के प्रमुख संचार संसाधन हैं। और भारत का डाक संचार, क्या चीज? भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है, विश्व का सबसे अच्छा है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। ये जो डाक संचारण है, डाक संचार, ये छोटे छोटे पत्र से लेकर बड़ा बड़ा नोटिस तक आपको आसानी से पहुंचा देता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। पहले समय में चिट्ठी और बंद कार्ड और चिट्ठी आराम से बंद करके रख दो और उसको एक जगह से दूसरे जगह भेज दिया जाएगा। आज भी होता है, पत्थर वगैरह भेजना आसानी से लोग भेज सकते हैं। तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। अलग अलग जगहों पे डाक हेलीकॉप्टर भी होता है, जो भी चिट्ठी होता है हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचा दिए जाते हैं। आपके पास कभी हेलीकॉप्टर से चिट्ठी आया है क्या? नहीं आया है ना। मुकेश अंबानी के घर पे आया है। क्यों भाई? अमीर आदमी है भैया, इसलिए आता है। आप भी अमीर बनो, आपके पास भी हेलीकॉप्टर से चिट्ठी आएगा। तृतीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर पैकेज किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल था। क्या चीज? मैगजीन शामिल था। मैगजीन पुस्तक जैसा होता है, वो भी उसमें शामिल था। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं, जमीन से रोड के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थान और जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? जमीन और पानी का इस्तेमाल किया जाता है सामान को पहुंचाने के लिए। चाहे आप उसको जमीन के माध्यम से फेंको, चाहे ट्रेन से ले जाओ, चाहे समुद्री जहाज से ले जाओ, ले तो जाना ही है आपको। कहां जाओगे? ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों और नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु डाक संचार जल्दी आपके पास पहुंचे, चिट्ठी पहुंचे चाहे अखबार पहुंचे, इसके लिए हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। क्या चीज? 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं, जिसमें पोस्ट ऑफिस बोलते हैं ना, पोस्ट ऑफिस 6 तरीकों से बनाया गया। जैसे में इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। और अलग अलग प्रकार के चैनल बना दिए गए हैं। और जो ये ऊपर आप चित्र देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर आपातकालिक बॉक्स है। यहाँ पे कॉल बॉक्स है। यहाँ पर जैसे बटन दबाओगे फोन आ जाएगा आपके पास, तुरंत कोई ना कोई पहुंच जाएगा मदद लेकर, जिसके वजह से आपको बहुत आसानी पहुंच जाएगा ना, बहुत आसानी हो जाएगा। कितना लाइन है? 1 2 3 लेन है ये, मतलब 6 लाइन रोड है ये। इतना इधर है तो उतना उधर भी होगा।
क्योंकि इधर रोड खाली है, मतलब उधर भी रोड होगा तब ना। बहुत चौड़ा रोड होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत बड़ा होता है। तो याद रहेगा, पोस्ट ऑफिस का 6 चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल, दस्तावेज चैनल, और नीचे कौन सा था, ग्रीन चैनल, मेट्रो चैनल और राजधानी मार्ग चैनल। याद रहेगा? ओके। क्या आप जानते हैं डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी भारतीय प्रतिभा प्लस आईटी सूचना प्रौद्योगिकी इक्वल टू आईटी कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है। यहाँ पर भारत की प्रतिभा और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कल के भारत तक पहुंचने की कल्पना है और कल के भारत तक पहुंचने का संकल्प है। तो ऐसे तकनीक केंद्र में रखकर बदलाव किए जाते हैं कि हम आगे जल्द से जल्द बढ़ सकते हैं। दूरसंचार तंत्र भारत एशिया महाद्वीपों में अग्रिम है, मतलब आगे चलता है। नहीं समझे ना? दूर संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में सबसे आगे है। ऐसे इस सब सामान चाइना वाले बनाते हैं, लेकिन उससे आगे हम लोग हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा हम लोग इसका इस्तेमाल कर डालते हैं। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव, कितना, 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाषी सेवा से जुड़े हैं। अब एसटीडी खत्म कर दिया गया है। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंधन किए हैं। 24 घंटे एसटीडी को खत्म करके सब लोकल कॉल कर दिया गया है। पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया गया है। यह सब सूचना संचार और आंतरिक प्रौद्योगिकी के समन्वय विकास से ही संभव हो पाया है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के वजह से हो सका है। जैसे में अंतरिक्ष में अगर सैटेलाइट नहीं भेजा जाता तो हम इतना जल्दी संचार संस्थाओं को नहीं बैठा सकते थे। अंतरिक्ष में हम सब चीज लगा सकते हैं, सैटेलाइट लगा सकते हैं। इसके वजह से ही हमें सूचना संचार करने में आसानी हो गया। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के विषय में जागरूक करता है। यहाँ पर देखा जाए जनसंचार मतलब हर लोगों को टीवी के माध्यम से उनको मनोरंजन भी दिया जाता है कि भैया तुम खुश रहो। राष्ट्रीय कामों के बारे में भी, नीतियों के बारे में समझाया जाता है और उनको जागरूक भी बनाया जाता है। इनमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताब तथा चलचित्र सम्मिलित हैं। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। क्या करता है? प्रसारित करता है, मतलब अपने चैनल पे चलाता है। चाहे आकाशवाणी हो गया, चाहे क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के रूप में कार्यक्रम, मतलब न्यूज चैनल। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार और संदेश माध्यम है। राष्ट्रीय चैनल है दूरदर्शन, डीडी नेशनल और डीडी न्यूज, तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और खेल जगत संबंधित कार्यक्रम प्रसारित करता है। टेलीविजन पर जो भी इंटरनेशनल चाहे नेशनल मैच आते हैं, जो आपको फ्री में दिखाने लायक है, उसको आपको फ्री में दिखा दिया जाता है। यही नियम है इसका। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक इत्यादि कई भागों में आते हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं? सबसे ज्यादा हिंदी अखबार छपता है तथा इसके बाद अंग्रेजी और उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। उसके बाद अंग्रेजी, उसके बाद उर्दू।
भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक करता है। भारत हमारा सबसे ज्यादा फिल्म बनाता है, विश्व में सबसे ज्यादा फिल्म बनाता है साल में, तो अपना भारत। एक साल में सबसे ज्यादा फिल्म हम लोग बना देते हैं। यह क्रम अवधि वाली फिल्में, ये क्या है, ये कम अवधि वाले फिल्में, मतलब छोटा समय के लिए 2-2.5 घंटे के लिए हम लोग बनाते हैं। वीडियो फीचर फिल्म तथा छोटी रेडियो फिल्में बनाता है। हम छोटा से लेकर बड़ा तक सब वीडियो बनाते हैं। भारतीय और विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को है। फिर से सुनो, भारत और विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्डों का है। ये क्या करते हैं, भारत की फिल्म हो चाहे भारत के अलग का फिल्म हो, ये सबको पहले देखते हैं, फिर सर्टिफिकेट देते हैं कि इसको क्या क्या काटना है और क्या क्या देश में रिलीज होना चाहिए, मतलब देश में संचालित करना चाहिए, बांटना चाहिए, चाहे आपको कहीं भी सोशल मीडिया पर डाल दो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इनका काम है कि सबका चेक करो, उसके बाद से ही उसको बाजार में उतारो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राज्य और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। राज्य और देश में व्यक्तियों के बीच में जो लेन देन होता है उसको व्यापार बोलते हैं। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई और स्थलीय मार्ग द्वारा हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों और गांवों में होता है। स्थानीय व्यापार में जाएगा शहर, गांव, कस्बा, बस इसके बीच में ही आपको सामान बेचना उचना है। और राज्य स्तरीय व्यापार 2 या अधिक राज्यों के बीच में हो सकता है। ये देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति, इसके आर्थिक वैभव का सूचक है। राष्ट्रीय व्यापार मतलब देश के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश के बाहर, और राष्ट्रीय व्यापार के वजह से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता है। इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। राष्ट्रीय व्यापार को, राज्य स्तरीय व्यापार को राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है, मतलब आर्थिक जड़, आर्थिक नींव भी कहा जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं। किस पर? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है, क्योंकि संसाधन की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण आसान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक है। आयात तथा निर्यात यही व्यापार का मुख्य कारण है। आयात व निर्माण का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। आयात करते हैं कि व्यापार करते हैं, वही बताता है कि देश का व्यापार कैसा है। अगर निर्यात मूल्य, हम किसी चीज को बेच रहे हैं बाहर के बाजार में और आयात मूल्य से अधिक है, निर्यात करने वाला दाम आयात करने वाले दाम से ज्यादा है, तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। यह अनुकूल नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि हम सामान को ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात संतुलित व्यापार कहलाती है, असंतुलित कहलाती है। अगर निर्यात कर रहे हैं उसका दाम कम है और आयात करने वाले का ज्यादा है, तो उसको आयात असंतुलित व्यापार कहा जाता है। केवल यही याद रखो, अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं किसको? निर्यात का दाम ज्यादा है, आयात का कम है, तो अगर निर्यात का कम आयात का ज्यादा हो गया तो उसको असंतुलन व्यापार कहा जाएगा। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। भारत के सभी देशों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न और जवाहरात। हम लोग भारत से निर्यात क्या क्या करते हैं? रत्न और जवाहरात, सोना चांदी हीरा मोती, रसायन एवं संबंधित उत्पाद, रसायन से मिलता जुलता सब सामान, और कृषि एवं संबंधित उत्पाद, और खेती बाड़ी में अनाज को भी हम निर्यात करते हैं, जैसे मसाला, कॉफी, गेहूं, चावल वगैरह वगैरह। भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम जो हम मंगाते हैं, कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद, ठीक है,
और रत्न और जवाहरात भी हम मंगाते हैं। कुछ उच्च कोटि का हीरा होता है जिसको हम मंगाते हैं, चाहे प्लेटिनियम हो जाए उसको भी मंगाते हैं। आधार धातुएं, बहुत सारे धातुएं हैं जो हमको विदेश से मंगाना पड़ता है। मजबूत मजबूत जो स्टील होता है उसको भी मंगाना पड़ता है। मशीनें, कृषि और अन्य उत्पाद शामिल है जो हम बाहर से खरीदते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। भारत एक सॉफ्टवेयर शक्ति के रूप में सामने आया है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। यहाँ पर देखिए तो बताया जा रहा है सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसके कारण ही अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित मतलब कमा पाया है भारत। अगर सूचना संचार नहीं होता, सूचना प्रौद्योगिकी नहीं होता तो हम इतना तेजी आगे नहीं बढ़ पाते ना। पर्यटन एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्येक रूप में संलग्न है, मतलब उसमें लगे हुए हैं। 150 लाख से भी ज्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं कि सॉफ्टवेयर को हम जल्दी आगे कैसे बढ़ाएं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है कि हम लोग पूरे राज्य एक रहें और विदेशी भी एक साथ रहकर काम कर सकते हैं तथा स्थानीय हस्तकला और संस्कृति उद्योगों को प्रश्रय दिया है, मतलब उसको आश्रय दिया है कि भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में लव स्टोरी हो जा रहा है, आज कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में बिजनेस हो जाता है, आज कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में हवाई जहाज जा रहे हैं, हम एक राज्य से दूसरे राज्य में बात कर लेते हैं, वहां से यहाँ लोग चले आते हैं, हम यहाँ से वहां चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रोत्साहन किया गया है, जो हमारे लिए साधन बनाया गया है, तब ना हम ऐसा करते हैं। अगर साधन नहीं रहता तो कहां से करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। यहाँ पर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति और विरासत, हमारे जो संस्कृति और विरासत रह चुके हैं उसको हम समझकर ही आगे विकसित हो सकता है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता है ही नहीं। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, मतलब हमारा जो पुराना तत्व विभाग है, जो हम पहले दफन हो गया था जिसको खोज कर निकाले हैं, पारी पर्यटन जिसको इको टूरिज्म बोलते हैं, यहाँ पर ताजमहल, लाल किला, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई गेट और भी बहुत सारे जगह हैं जहां पर बाहर के लोग आते हैं घूमने के लिए। जैसे में साईं बाबा मंदिर, साईं बाबा ट्रस्ट, गणेश मंदिर मुंबई, बिहार का रांची और गया जिला, और आपको दानापुर में ले लेते हैं, और आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, और आप मध्य प्रदेश में चले जाओ तो मध्य प्रदेश में रजवाड़ी घर, और आंध्र प्रदेश में चले जाओ तो उधर का पर्यटन स्थल जो बहुत सारा विकसित किया गया है, नया टूरिज्म विकसित किया गया है, वो सब इसको देखने के लिए बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं। और हम रोमांचकारी पर्यटन भी करते हैं, जैसे पहाड़ पर से नीचे कूदना, नीचे से ऊपर जाना उड़कर। सांस्कृतिक पर्यटन, हम अपने मंदिर को दिखाते हैं, हम अपने संस्कृति धरोहर को दिखाते हैं, हम अपने जन्मजात हुए, मतलब कब वो निकला, कब नहीं निकला, कब क्या हुआ, जिसको हम खोज लेते हैं उसको दिखाते हैं, म्यूजियम दिखाते हैं, लाल किला दिखाते हैं, प्रेसिडेंट निवास दिखाते हैं, नया पार्लियामेंट बना उसको दिखाते हैं, पुराने पार्लियामेंट को दिखाते हैं, बहुत सारे जंगल है उसको घुमाते हैं, बहुत सारा हम लोग स्थल बनवाए उसको घुमाते हैं। चिकित्सा पर्यटन, हम लोग कभी कभी चिकित्सा के माध्यम में भी कुछ टूरिज्म का पार्ट रखते हैं, इसके वजह से लोग चिकित्सा के पर्यटन, मतलब चिकित्सा को देखने के लिए कि इस देश में क्या क्या चिकित्सा का साधन है, उसके लिए भी लोग वहां पर आते हैं, भारत में आते हैं चिकित्सा देखने के लिए कि कितना यहाँ पर इलाज सुगम आसानी से हो सकता है। व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं, वे क्या करते हैं, व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं कि भैया ये यहाँ पर बन सकता है, ये यहाँ पर होटल बन सकता है। आज लोग दुबई में क्यों जाते हैं, दुबई में बुर्ज खलीफा है, बुर्ज अल अरब है, बुर्ज स्विमिंग पूल है, बुर्ज टावर है, जिसके वजह से क्या होता है, वहां पर इको फ्रेंडली सब चीज चलता है, वहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, रोड सिस्टम अच्छा है, ट्रेन सिस्टम अच्छा है, वहां की इकोलॉजी अच्छा है, वहां की इकोनॉमिक अच्छा है, वहां का
साइकोलॉजी अच्छा है, वहाँ का हिस्ट्री अच्छा है, वहाँ का टेक्नोलॉजी एक हाईटेक फीचर में चलता है, इसलिए लोग जाते हैं। नहीं रहेगा कौन जाएगा? पहले रेगिस्तान था, कौन जाता था? कोई नहीं जाता था। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। देश के अलग अलग भागों में देखोगे तो पर्यटन का बहुत ज्यादा यहाँ पर संभव हो सकता है कि पर्यटन स्थल हम यहाँ पर बना दें। वैष्णो देवी, केदारनाथ, महाबलेश्वरम, यहाँ पर सब लोग क्यों जाते हैं? हिमालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश का वो शिमला इलाका हो गया, वहां पर लोग इसलिए जाते हैं कि वहां पर उन लोगों को अच्छा लगता है। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं कि पर्यटन स्थल बनाया जाए कि बाहर के लोग यहाँ पर आवें, लोगों को रहने जीने का मौका मिले, खाने कमाने का मौका मिले, इसलिए पर्यटन लगा दिया जाता है। क्रियाकलाप भारत के मानचित्र पर अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित प्रमुख स्थल को प्रदर्शित करे कि इसका देश के अन्य भागों में रेल, सड़क, वायु मार्ग द्वारा संपर्क भी दिखाएं कि हमारे राज्य में कौन जगह कैसा है जहां से रेल मार्ग आसानी से हो सकता है। कक्षा में चर्चा करें, इसके बारे में कक्षा में चर्चा करें। आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किस प्रकार का पर्यटन विकसित किया जा सकता है और क्यों किया जा सकता है, इसके बारे में। आपके राज्य चाहे केंद्र शासित प्रदेश में किन क्षेत्रों में पर्यटन हेतु विकसित किया जा सकता है, पर्यटन लगाया जा सकता है और क्यों लगाया जा सकता है, इसके बारे में। सतत पोषकीय विकास को ध्यान में रखते हुए किसी प्रदेश के आर्थिक विकास में पर्यटन किस प्रकार सहायक हो सकता है, ये बताइए। और यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है। ये देखो, कुफरी बुलंद होती जा रही मेडिकल टूरिज्म क्षेत्रों की सेहत। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, वहां पर जब कोई जाता है ना, अस्पताल तो अलग हो गया, हम टूरिज्म करते हैं तो हम ऐसे ऐसे जगह पर जाते हैं जहां पर हमारे शरीर के अंदरूनी बीमारियां, शक्तियां खत्म हो जाती है। क्यों? चुंबकीय शक्ति की वजह से। अरुणाचल प्रदेश का ये पहाड़ी इलाका देखो, नीचे से किस तरह ऊपर चढ़ाव आ रहा है। यहाँ पर देखो कैसे चढ़ाव है, कैसे चढ़ाव है, कैसे चढ़ाव है, ढूल ढूल के ऊपर जाने का है। कितना अच्छा लगता होगा यहाँ पर रहने में, मजा आ जाता होगा। और नीचे देखो, यहाँ पे इस पर्यटन क्षेत्र में जब लोग जाते हैं तो यहाँ का जो गुरुत्व आकर्षण बल है, जिसके वजह से हमारे शरीर पर असर पड़ता है, उसके अनुसार देखो क्या क्या बन जा रहे हैं। इतना अच्छा सुगम नाव बनाया गया है, यहाँ से लोग जा रहे हैं तो हवा, प्राकृतिक का हवा इतना सुगम लगता है कि लोग खुश हो जाते हैं। नीचे देखो, इंडियाज रैंक वर्ल्ड 4th बेस्ट हॉलीडे हेवन्स। इंडिया चौथे नंबर पे आता है जहां पर हॉलीडे मनाने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आ सकते हैं। ड्रीम डेस्टिनेशन में आता है इंडिया चौथे नंबर पे। और सबसे ज्यादा आकर्षक जगह कहाँ कहाँ है? इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, थाईलैंड, स्पेन, ब्राजील और स्विट्जरलैंड। यहाँ पर लोग चाहते हैं कि हम घूमने जाएंगे, घूम कर आएंगे और बहुत मजे करेंगे जी भैया। और गोवा के मैग्रोव वन में पारित पर्यटन, ये मैग्रोव वन है गोवा का, जहां पर बहुत बड़ा बड़ा सांप पहले हुआ करता था। सांप को मार दिया गया, भगा दिया गया और यहाँ पर पर्यटन के लिए रास्ता खोल दिया गया। देखो कितना सुगम, कितना अच्छा यहाँ पर दृश्य दिख रहा है। आपको पता है, ऐसा घर रहता ना तो मजा आ जाता आज के डेट में, लेकिन नहीं है। उधर क्षेत्र में है, उधर इलाके में है तो उधर के लोग करते हैं। तो ये सब है पर्यटन जगह जहां पर घूमा जा सकता है। आपको भी जाना है तो जाओ, लेकिन जिस दिन जाओ तो मेरे को कमेंट कर देना, नहीं तो जो गया है वो हमें बता सकता है कि हम यहाँ पर जा चुके हैं। और यहाँ पर कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न है। अभ्यास शुरू होता है। 1 नंबर, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ता है? यहाँ पर आपको बताना है कि पूरब से पश्चिम कौन से माध्यम से जुड़ता है। तो मैंने बताया ना, असम के सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक जुड़ता है, जिसको बोलते हैं पूरब पश्चिम गलियारे। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। ध्यान से पढ़ोगे तो ये दिमाग में फिट रहेगा कि भैया गलियारा ये है, आंसर ये लगाना है। 2 नंबर,
निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साध्य वहनांतर हानियों तक देरी को घातक है? नहीं समझे? फिर से बताता हूं। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन, मतलब वो कौन सा साधन है जो वाहन अंतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। मतलब यहां पर आपको लगेगा कि वाहन का जो हानि होती है उसको भी घटाएगा और समय को भी पूरा तरीके से खत्म करता है। तो कौन सा साधन है जिसके द्वारा सामान भेजा भी जा सकता है और समय भी नहीं लगेगा? तो उसका नाम है ख नंबर, पाइपलाइन। पाइपलाइन याद है? और बाकी सब आप खुद करो। और ये 2 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखना है। सड़क परिवहन के 3 गुणों के बारे में बताना है। ऊपर से 3 उठाकर यहाँ पे लिख दो, हो गया। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में लिखना है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? इसके बारे में आप परिवहन का पाठ पढ़ोगे, परिवहन का टॉपिक पढ़ोगे तो वहां से आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। 120 क्या मुझे लिखने के लिए दिया जाए तो मैं तो 4 से 5 पन्ने में लिख दूं अभी। प्रश्न पहेली, कोई जरूरत नहीं इसको करने का, सब फालतू का चीज है। और इसमें तो हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, कभी भी नहीं। ऐसे हम लोग को मास्टर जी बहुत पीट पीट कर समझाते थे, लेकिन हमें फिर भी समझ में आता नहीं था, क्योंकि इसमें क्या समझना यार। स्पेलिंग खोजना, काय खोजे हम? नहीं खोजेंगे, काम खत्म। एग्जाम में आता है, नहीं आता है तो नहीं खोजेंगे। जीवन में काम आता है, नहीं आता है, नहीं खोजेंगे। और यहां पर अपना ये क्लास 10th का समकालीन भारत खत्म होता है। आप 10th का दूसरा बुक भी पढ़ सकते हैं और अगले साल आपको मौका मिलेगा 11th में पढ़ने का। तो 11th में आप और सारे बुक पढ़ सकते हैं। देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है वो तो पढ़ो ही, लेकिन बाकी सब्जेक्ट इसलिए पढ़ना कि कुछ सीखने को मिल जाए। ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो भी सलाह है, कमेंट है, आप बेझिझक हमें बता सकते हैं। और आपको कांटेक्ट करना है तो indrajitstudypoint@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। ऐसे डिस्क्रिप्शन में मेल दिया गया है। धन्यवाद।